ठीक है। टुडे we will talk about remaining part of the intestinal obstruction as we previously have studied it. So we were to study the pathophysiology of dynamic and adynamic obstruction, उसके फीचर्स क्या थे, उसकी कॉजेज़ क्या थी, और इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस। तो जैसे हमने पहले देखा था, एक डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें, और ए डायनामिक जैसे पैरालिटिक आइलेस वगैरह जिसको सूडो ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो इसमें एडहियंस जो है वो एक बहुत बड़ी कॉज थी ऑब्स्ट्रक्शन की, और उसके बाद फिर कार्सिनोमा वगैरह और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ये कॉजेज़ थी। ये डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज़ इंट्राल्यूमिनल और इंटरम्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल ये हो सकती हैं, और ए डायनामिक में पैरालिटिक आइलेस और सूट ऑब्स्ट्रक्शन है। तो क्या क्या उसमें चेंजेस आती हैं, प्रॉक्सिमल डायलिटेशन होती है और डिस्टल जो है इंटेस्टाइन कोलैप्स कर जाती है। तो उसमें फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंसेस होते हैं, और लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, लॉस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, वॉमिटिंग्स वगैरह में भी लॉसेस होते हैं। ठीक है, उसको ये पैथोफिजियोलॉजी है। स्ट्रैंगुलेशन क्या होती है, जिसमें जो सर्कुलेशन इज इम्पेयर्ड ऑब्स्ट्रक्शन के साथ इंटेस्टाइनल वॉल की सर्कुलेशन जहाँ पे इफेक्ट हो, वो दैट इज स्ट्रैंगुलेशन। कॉजेज ऑफ स्ट्रैंगुलेशन डायरेक्ट कॉज है या मेजेंटेरिक कुछ वेसल्स की थ्रोम्बोसिस है, या इंक्रीज प्रेशर इनसाइड दी बावल्स है। तो ये है। तो इस्कीमिया जो है, ये उसके क्या नुकसान हैं। इस्कीमिया लीड्स टू गैंग्रीन ऑफ द बावल वॉल which may lead to perforation or further damage। और क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें एग्जांपल है या जैसे क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों एंड्स जो है वो किसी हर्नियल ओरिफिस में फंस गए हैं, तो दैट फॉर्म्स ए क्लोज लूप जिसमें लूप इज डिस्टेंडेड। तो ये है। और फिर इसमें जो अगर आइलियोसिकल वेल्व जो है पेटेंट है और this stricture of the hepatic flexure, so that may cause a closed loop. This is another example of closed loop obstruction. तो इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, उनको कैसे डील करना है, जैसे हाइटस हर्निया है या फोरामेन ऑफ विंसलो में है, या मेजेंट्री के किसी डिफेक्ट के अंदर इंटेस्टाइन अगर ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रेट्रोपेरिटोनियल फोसा में है तो ये इंटरसिग्मॉइड फोसा है। तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ हर्निएशंस हैं, स्पेशल साइट्स ऑफ हर्निएशन। तो स्ट्रिक्चर्स की वजह से, स्ट्रिक्चर्स की एक बड़ी कॉज जो है ट्यूबरकुलोसिस है। इस तरह क्रोन्स डिजीज़ भी एक बड़ी कॉज है स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशंस की। तो उसमें फिर स्ट्रिक्चोप्लास्टी करनी पड़ती है, या फिर आपको रिसेक्शन और एनास्मोसिस करना पड़ता है। बोलस ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, उसमें गॉल स्टोन्स, ट्रिकोबेजार, फाइटोबेजार, स्ट्रकोलिस एंड वर्म्स, ये डिफरेंट
जो है बोलस ऑब्स्ट्रक्शन की एग्जांपल्स हैं। ये भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। गॉल स्टोन कैसे करता है वो कोई बड़ा गॉल स्टोन रीडनम में जाता है, फिर आगे वो जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, फिस्टुला बनता है जब कोलिसिस्टोडिडनल फिस्टुला। तो इसी तरह फूड्स में की वजह से ट्रिकोबाजार फाइटोबाजार होते हैं। ट्रिकोबाजार हेयर बॉल है, फाइटोबाजार जो है इनएडिक्वेट च्यूइंग की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है, फाइबर इन द डाइट दैट फॉर्म्स ए बॉल। ट्रिकोबाजार जो पेशेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल होते हैं, जो हेयर को खाते रहते हैं जिससे ट्रिकोबाजार बनते हैं। तो इसी तरह फिर स्टोकोलिस जो हैं जजनल डायवर्टिकुलम की वजह से कैलकुलाई बन जाते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। वर्म्स इन्फेस्टेशन है, एस्कैरस लम्ब्रिकॉइडिस छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। ये देखें वर्म्स बहुत सारे कैसे वहाँ निकाले जा रहे हैं, एंट्रोटमी करके इंटेस्टाइन को ओपन करके वहाँ से वर्म्स को निकाला जा रहा है। कोशिश ये होती है कि वर्म्स को आप आगे पुश कर दें, लेकिन जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी हो आगे पुश करना पॉसिबल ना हो, तो फिर आप जो है उसको इंट्रोस्टमी करके निकाल लेते हैं वर्म्स को। और फिर एडहियंस जो है एक बहुत बड़ी कॉज है वेस्टर्न कंट्रीज़ में या जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑपरेशंस में पोस्ट ऑपरेटिव एडहियन बन जाते हैं। रॉ एरिया चुके होता है और दैट रॉ एरिया लीड्स टू बैंड्स और adhesions formation that can further cause the intestinal obstruction. तो ये है कॉमन काजेज़ क्या हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है जहाँ पे साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस रिपेयर सर्जरी की एरिया जो है, ट्रॉमा है। फॉरेन मटेरियल है, टेल्कम पाउडर या कोई ग्लव्स के साथ कोई पाउडर होता था पहले, आजकल अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि टेल्कम पाउडर दैट also led to the inflammatory reaction and adhesion formation. Starch था, talc था, gauze था, silk था, that is avoided nowadays in the abdominal surgeries. फिर इसके अलावा कोई इन्फेक्शन होगी, पेरिटोनाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो से भी ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्रॉन्स डिजीज़ है। रेडिएशन कोई पेशेंट ने ली, उससे एंट्राइटिस हुआ और दैट लेड टू डेंस फाइब्रोसिस एंड एडियंस फॉर्मेशन। तो ये इसकी प्रिवेंशन फिर इसी तरह करते थे कि इन चीज़ों को हम यूज़ ना करें, टेक्निक सर्जिकल अच्छी हो, पेरिटोनियल कैविटी को अच्छी तरह वॉश करें और उसमें कोई रॉ एरिया ना छोड़ें और रॉ एरिया को कवर कर दें। पेरिटोनियल सेप्सिस में भी रॉ एरिया ना छोड़ें, अच्छी तरह उसको कवर कर दें। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वाज थॉट टू बी ए ब्रेक थ्रू बिकॉज इसमें आपके रॉ एरियाज कम बनते हैं, ये स्मॉलर इंसियंस हैं, तो इसमें दिस इज थॉट टू बी के इससे एडहियन कम बने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो सॉफ्ट एडियंस होते हैं, कुछ डेंस एडियंस होते हैं। जो सॉफ्ट एडियंस इजीली सेपरेट हो जाते हैं, डेंस एडियंस को सेपरेट करना पड़ता है शार्प सर्जरी के साथ। फिर इस तरह बैंड्स हैं, कंजेंटल बैंड्स भी हो सकते हैं या किसी पेरिटोनाइटिस की वजह से, रॉ एरिया की वजह से भी बैंड्स बन सकते हैं, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन। फिर एक्यूट इंटरसेप्शन क्या चीज़ है। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स की जो ऑब्स्ट्रक्शन हैं उसमें क्या है
उसमें एक्यूट इंटरसेप्शन है या वल्वुलस है गट का, या फिर जो है एडियंस हैं, बैंड्स हैं, कार्सिनोमा है। तो मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। एक्यूट इंटरसेप्शन इसमें this occurs when one portion of the gut invaginates into an immediately adjacent segment. Proximal जो part है that invaginates, और इसमें एक lead point होता है many times which pulls the proximal part into the distal part, telescoping की तरह. The कंडीशन इज एनकाउंटर्ड मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है, और ज़्यादा 5 से 10 साल के बच्चों में ज़्यादा है। मोस्टली 90% बच्चों में कोई वजह पता नहीं चलती। गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या हाइपरप्लेजिया ऑफ ईयर्स पैचेस हैं जो लिम्फाइड टिश्यू की हाइपरप्लेजिया है, दैट मे आल्सो लीड टू दिस इंटरसेप्शन। फिर यह है कि पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट भी हो सकता है। ज़रा बड़े बच्चे हैं उनमें पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट है, सच एज मैकुलर डायवर्टिकुलम है या कोई पॉलिप है। तो ये चीज़ें लीड पॉइंट के तौर पे एक्ट करती हैं और लीड्स टू द इंटरसेप्शन। After the age of 2 years, a pathological lead point is found in at least 1/3 of affected children. अडल्ट केसेस में मोस्टली जो है लीड पॉइंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत छोटे बच्चों में इडियोपैथिक है, 2 साल से ऊपर बच्चे जो हैं उनमें लीड पॉइंट 1/3 में होता है। अडल्ट्स में मोस्टली कोई ना कोई वजह होती है इंटरसेप्शन की, वैसे नहीं होता। या तो कोई पॉलिप है, पीजे सिंड्रोम है, या सब म्यूकोजल लाइपोमा है, या कोई ट्यूमर है, कोई ना कोई वजह है। तो ये किस तरह टेलीस्कोपिंग होती है, प्रॉक्सिमल पार्ट जिसको इंटरसेप्टम कहते हैं इनटू दी इंटरसेपियंस, और ये जो राउंडेड सा है ये लीड पॉइंट है, और नेक है, एपेक्स है ऑफ द इंटरसेप्शन। तो ये है इसकी टाइप्स क्या हैं। आइलियोकॉलिक है इन मोस्ट चिल्ड्रन, द इंसेप्शन इज आइलियोकॉलिक, आइलियम इन दी कोलोन, और अडल्ट में कोलोकॉलिक इंसेप्शन इज मोर कॉमन। तो इसमें फिर पैथोफिजियोलॉजी वही है कि अगर ज़्यादा देर रहेगा तो इस्कीमिया और गैंग्रीन और नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। CT scan targets scanning the target sign may be evident on CT scan, and if present is pathognomonic, तो CT scan एक इन्वेस्टिगेशन है जो हम करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। वल्वुलस है, twisting is a twisting or axial rotation of a portion of bowel about its mesentery, ठीक है। 180 की रोटेशन हो जाती है, या मोर देन 360 की रोटेशन है, या मोर देन 180 की रोटेशन है। अगर 180 से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अगर 360 से ज़्यादा टॉर्शन हो जाए तो दैट लीड्स टू कोलिजन ऑफ द मेसेंट्री ब्लड सप्लाई, कोलिजन ऑफ द ब्लड सप्लाई। तो प्राइमरी वल्वुलस भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। वल्वुलस नियोटोरम बच्चों में स्पेशली सीकल वल्वुलस है या सिग्मोइड वल्वुलस है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम और सिग्मोइड कोलन ये है। मिड neonatal mid-gut volvulus can lead to mid-gut malrotation is life-threatening. The commonest spontaneous type in adults is sigmoid. तो बच्चों में जो है
माल रोटेशन एक कॉज है which may lead to this valvulus formation. Sigmoid valvulus है, सर्जरी is required to prevent or relieve ischemia. सर्जरी इसलिए करते हैं कि ये अभी हम देखेंगे आगे आके इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। ये बैंड्स हैं किस तरह ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं और रोटेट करते हैं इंटेस्टाइन को लीडिंग टू वल्वुलस फॉर्मेशन। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, हाई ऑब्स्ट्रक्शन है या लो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें जो है आपके फीचर्स क्या हैं। एक तो पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग एंड एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। तो ये डिपेंडिंग अपॉन हाई ऑब्स्ट्रक्शन या लो ऑब्स्ट्रक्शन, किसी में पेन ज़्यादा है, किसी में डिस्टेंशन ज़्यादा है, किसी में वॉमिटिंग ज़्यादा है, किसी में एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है। तो जो है ये हाई और लो की फीचर्स हैं, ये हमने देख लिया पहले भी। विजिबल पेरिस्टाल्सिस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्ट्रैंगुलेटेड राइट फेमोरल हर्निया। तो विच ये हर्निया है जहाँ पे एरो पॉइंट कर रहा है, उसकी वजह से ये सारा ऑब्स्ट्रक्शन है और आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस भी बड़ी क्लियरली विजिबल है ऊपर। अदर मैनिफेस्टेशन डिहाइड्रेशन, हाइपोक्लीमिया, पायरेक्सिया, फीवर, ये मैनिफेस्टेशन हैं इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की। ये हमने पढ़ लिए थे चीज़ें पिछली दफ़ा भी। एब्डोमिनल टेंडरनेस है, बावल साउंड हैं, गले ए डायनामिक है या पैरालिटिक आइलियस है तो उसमें बावल साउंड नहीं होंगे। और अगर आपके मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो हाई पिच बावल साउंड आर प्रेजेंट। क्लिनिकल फीचर्स जो है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन है, इज वाइटल टू डिस्टिंग्विश स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन है या नॉन स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन है, ये इसको असेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो बिकॉज इट मे लीड टू दी ischemia and gangrene and perforation of the gut and then the complications। ये स्ट्रैंगुलेटेड में अब क्लिनिकल जो लुक है, there is the discoloration over the strangulated hernia। तो आपको देखने से ही पता चल जाता है कि the hernia is strangulated, blood supply is obstructed। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं स्ट्रैंगुलेशन के। और फिर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट फीचर्स हैं। स्ट्रैंगुलेशन के क्या है, स्ट्रैंगुलेटेड के क्या हैं, वो हमने पढ़ लिया था। और इंटरसेप्शंस के क्या हैं, बच्चों में क्या है, ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। पिक्चर है सॉसेज शेप लंप आपको फील होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, हेनोक-शॉनलिन पर्परा हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स भी होता है। इंटरसेप्शन की डीडी में ये तीन चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हैं और ये एक्सेस हैं जिसमें गैस फिल्ड स्मॉल बाउल लूप्स हैं। ये सुपाइन एक्से होता है, एक रेक्ट एक्से होता है। सुपाइन एक्से मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए करते हैं, जिसमें पैटर्न पता चलता है आपको ऑब्स्ट्रक्शन का। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में वल्वुलर कन्वर्जेंस है, हार्स्ट्रेशन है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में। और अगर आप रेक्ट पोस्चर में एक्से करते हैं तो वो दैट आप यू वांट टू सी के एयर अंडर डायफ्राम तो नहीं है। अगर एयर अंडर राइटोम ऑफ डायफ्राम है तो दैट मीन्स देयर सम परफोरेशन। स्टेप लैडर पैटर्न है, ठीक है। मल्टीपल
एयर फ्लूइड लेवल हैं। रेडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन प्लेन एक्स-रे। जैजेनम में मैंने बताया वाल्वुलर कन्वेंटिस हैं। सीकम में एक बड़ा सिकल जो है राउंडेड गैस शेडो होगा, और लार्ज बाउल में हॉस्ट्रेशन होंगे, हॉस्टल फोल्ड होंगे। ठीक है। अब यह है कि इन पेशेंट्स विदाउट एविडेंस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, अगर स्ट्रेंगुलेशन आप समझ रहे नहीं है तो उसमें आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक प्रोसीजर है कि आप 50 to 100 ml वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं उसमें एनिमा से, तो आप 50 to 100 ml वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, जिससे एक तो एक्सरे में आपको इंटरसेप्शन या वल्वुलस का पता चलता है, ऑब्स्ट्रक्शन का पॉइंट पता चलता है, और अगर कोई वल्वुलस है तो इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से वो रिड्यूस भी हो जाता है और समटाइम्स डी ट्विस्ट होता है और ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाती है। It was effective in reducing the need for surgery. There's reduced need of surgery अगर आप जो है वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट जैसे बेरियम वगैरह है एनीमा करते हैं, तो उससे थेराप्यूटिक भी है और डायग्नोस्टिक भी है। In contrast, low colonic obstruction does not commonly give rise to small bowel fluid levels. अच्छा, अगर हाई colonic obstruction है तो उसमें फ्लूइड लेवल्स होंगे, और लो colonic obstruction है तो उसमें फ्लूइड लेवल्स के कम चांसेस हैं। अगर तो लार्ज बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें गैस इन द सीकम इज ए प्रोमिनेंट फीचर। सीकम में एक बड़ा गैस शेडो होगा। दैट टेल्स यू कि ये स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बल्कि लार्ज बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन है। बेरियम फॉलो थ्रू इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन एंड मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। एनिमा से तो आप कर सकते हैं ट्राई, लेकिन मुंह के रास्ते बेरियम वगैरह देना दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और वो ऑब्स्ट्रक्शन को वर्स कर सकता है और कैन कॉज सम परफोरेशन प्रॉब्लम्स, इसलिए दैट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन। फॉलो थ्रू नहीं करते बल्कि आप एनिमा वगैरह कर सकते हैं। आजकल ज़्यादा CT स्कैन इज़ यूज नाउअडेज very widely to investigate all forms of intestinal obstruction. It is important to remember that even with the best imaging techniques, the diagnosis of strangulation remains a clinical one. CT स्कैन आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंगुलेटेड है या नहीं स्ट्रेंगुलेटेड है ये आपको क्लिनिकली देखना पड़ता है। पेशेंट की पल्स रेट बढ़ रहा है, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, पेन टेंडरनेस बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें देख के आप डिसाइड करते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? रिड्यूस्ड बाउल एनहांसमेंट ऑन CT स्कैन इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंगुलेशन 11 फोल्ड्स। अगर बाउल वॉल एनहांसमेंट कम है CT स्कैन में तो इसका मतलब है स्ट्रेंगुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। मेसेंटेरिक फ्लूइड की एब्सेंस ऑन CT स्कैन डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। मेसेंट्री में अगर फ्लूइड कम है तो चांसेस हैं कि स्ट्रेंगुलेशन नहीं है। तो impacted foreign bodies may be seen on abdominal radiograph, plain X-ray
प्लेन एब्डोमेन का एक्सरे करते हैं तो उसमें आपको इम्पेक्टेड फॉरेन बॉडीज नज़र आ सकती हैं, तो वो उसमें कोई सीटी स्कैन की जरूरत नहीं आपको। तो फॉरेन बॉडीज पेशेंट में कोई रेक्टल फॉरेन बॉडीज़ है या कोई मुंह के रस से कुछ खाया था उसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, तो वो प्लेन एक्सरे पे भी आपको नज़र आ सकता है। इसी तरह फ्लूइड लेवल्स में आल्सो बी सीन in non-obstructing conditions such as gastroenteritis and acute pancreatitis and intra-abdominal sepsis. तो फ्लूइड लेवल्स जो हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है किसी को, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है और एब्डोमिनल सेप्सिस है, तो उसमें भी फ्लूइड लेवल्स आपको समटाइम नज़र आ जाते हैं। तो इंटरसेप्शन में कैसे रोल है इमेजिंग का। A soft tissue opacity is often visible in children. A barium enema may be used to diagnose the presence of ileocolic interception, uh, but does not demonstrate small bowel interception. तो ये है, जैसे पहले हमने देखा बेरियम एनिमा जो है बहुत डायग्नोस्टिक भी है समटाइम्स, और उसमें थेरापेटिक भी है, और क्रॉस साइन होता है उसमें, एक क्रॉ की तरह का पिक्चर आती है ऑन रेडियोग्राफ, यू विल सी। और इसके अलावा फिर अल्ट्रासाउंड भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है। CT scan is currently considered the most sensitive radiological method to diagnose with accuracy. The characteristic features of CT scan include a target or sausage-shaped soft tissue mass with a layering effect. ठीक है, तो ये है CT स्कैन के फीचर्स। ये आपको नज़र आ रहा है, क्रॉस साइन है, ठीक है, और ऑफ ileal interception. The barium in the interception is seen as a claw around a negative shade of the interception. ठीक है, तो ये क्लॉ साइन आपको नज़र आता है एक्सरे में। In cecal volvulus, radiographical abnormalities are identifiable in nearly all patients but are often non-specific with cecal dilatation. जो वॉल्वुलस है उसमें है सीकल डायलेटेशन है, सीकल वॉल्वुलस में तो एक सिंगल बड़ा एयर फ्लूइड लेवल है सीकम में। So a barium enema may be used to confirm the diagnosis. If there's no concerns about the ischemia, अगर आपको ischemia का डर नहीं है, strangulation का डर नहीं है, तो barium enema जो है, मैं पहले भी बात हो गई इसमें if there's no concern with an absence of barium in the cecum and a bird beak deformity आपको नजर आती है cecum में। CT scan is replacing barium enema as the imaging of choice in these less urgent cases. तो वो था आपका सीकल वल्वुलस में आपका नज़र आता है बर्ड बीक डिफॉर्मिटी। फिर सिगमेंट वल्वुलस में प्लेन रेडियोग्राफ शोज मैसिव कोलोनिक डिस्टेंशन, मैसिव डिस्टेंशन आपको नज़र आती है सिगमेंट वल्वुलस के एक्सरे में। और वल्वुलस नियोटोरम में द एब्डोमिनल रेडियोग्राफ शोज ए वेरिएबल अपीयरेंस। ठीक है, तो in intestinal obstruction, fluid levels appear later than gas shadows as it takes time for gas and fluid to separate. ठीक है, तो फ्लूइड लेवल्स जो हैं वो बाद में आते हैं, पहले आपके गैस शेडोज आते हैं। दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन इरेक्ट फिल्म। फ्लूइड लेवल्स अगर देखने हो तो इरेक्ट फिल्म आपको करना पड़ता है। इन एडल्ट्स टू इन कांस्टेंट फ्लूइड लेवल्स, वन एट द ड्यूडनल कैप और दूसरा है
terminal ileum may be regarded as normal. ठीक है. During the obstructive process, fluid levels become more conspicuous and more numerous when paralysis has occurred. तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन ओल्ड होती जाती है तो फ्लूइड लेवल्स आना शुरू हो जाते हैं. When fluid levels are pronounced, the obstruction is advanced. It means जब फ्लूइड लेवल्स आपके ज़्यादा नज़र आते हैं तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो एडवांस हो चुकी है. इन द स्मॉल बाउल द नंबर ऑफ फ्लूइड लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन and to its site, the number increasing the more distal the lesion. जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन जितनी डिस्टल होगी उतने नंबर ऑफ एयर फ्लूइड लेवल ज़्यादा होंगे. तो ये साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी आपको बताता है नंबर ऑफ एयर फ्लूइड लेवल और आपको डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो भी बताता है. अब हम ट्रीटमेंट ये इन्वेस्टिगेशंस हमने देख ली थी कुछ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में. अब हम आते हैं टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. इसी तरह फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है या स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, उनके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं वो हम देखेंगे. लेकिन 3 मेन फीचर्स आर यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन. 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं हर दफ़ा जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इंटेस्टाइनल एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का. तो आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज करते हैं वाया नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब. नाक से स्टमक में ट्यूब डालते हैं जिससे स्टमक में मौजूद जो फ्लूइड्स हैं और गैसेस हैं वो ड्रेन होते रहते हैं. ये एक एसेंशियल चीज़ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज वाया नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब. दूसरी एसेंशियल चीज़ है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. क्योंकि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसमें फ्लूइड्स लॉस है और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस है तो उसकी रिप्लेसमेंट ये एक ज़रूरी है. और तीसरा जो है जो स्टेप है वो है कि रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. ये 3 चीज़ें आपने जो है ना मेनली करनी है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रेनेज है और फ्लूइड्स को रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करना है और फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको नॉन सर्जिकल मेथड से आपने कंजर्वेटिव तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना है या सर्जिकल ट्रीटमेंट से करना है. दैट इज द रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. Surgical treatment is necessary for most cases of obstruction but should be delayed until resuscitation is complete. तो सर्जिकल जब भी आपने कोई स्टेप लेना है उससे पहले आपने कोशिश करनी है पेशेंट को रिससिटेट कर लें. रिससिटेट इलेक्ट्रोलाइट्स सारे रिप्लेस कर दें और पेशेंट मस्ट बी फुली हाइड्रेटेड एंड fit for the surgery. Principles of surgery क्या हैं in obstruction? The management of the segment at the site of obstruction. एक तो ये है उसको कैसे मैनेज करेंगे. फिर प्रॉक्सिमल जो डायलेटेड डिस्टेंडेड पार्ट है उसको कैसे मैनेज करेंगे और जो अंडरलाइंग कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन की उसको कैसे ट्रीट करेंगे. तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं कि साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है उसको कैसे आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे और जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो डिस्टेंड हो चुका हुआ है उसको किस तरीके से आप डिस्टेंशन उसकी कम करते हैं. डीकम्प्रेस उसको कैसे करते हैं. दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेसिंग दी प्रॉक्सिमल डिस्टेंडेड बाउल. और फिर अंडरलाइंग कॉज है अगर कोई एडिशन है या कोई कैंसर है या कोई स्ट्रक्चर है या क्या है उसको आपने कैसे डील करना है.
इंडिकेशन फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन क्या हैं कि जब आपकी ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सटर्नल हर्निया है, वो एक इंडिकेशन है। जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, पैराअम्बिलिकल हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट किए हुए हैं, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। और अगर आपको स्ट्रैंगुलेशन के कोई फीचर्स मिलते हैं, टैकिकार्डिया, फीवर, टॉक्सीमिया तो नज़र आता है, तो आप दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। अब आपको उसको कंजर्वेटिव ट्रीट नहीं कर सकते। ऑब्स्ट्रक्शन इन वर्जिन एब्डोमेन, अगर पहले से कोई रीजन का नहीं है चांसेस, कोई पहले सर्जरी नहीं हुई, अब भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो इट मीन्स के कंजर्वेटिव ये ठीक होना मुश्किल है, तो उसमें आपको सर्जरी करनी पड़ती है। द क्लासिकल क्लिनिकल एडवाइस, जैसे पहले था, कहते थे कि आप तो अगर सुबह ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो शाम होने से पहले पहले उसको कुछ कर लें, तो वरना क्या होगा, इस्कीमिया होगा, स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगी। और अगर शाम को रात को ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर लें। इसका बेसिस वॉस के इस्कीमिया ना हो, ठीक है। वाइल द पेशेंट वॉज वेटिंग फॉर सर्जरी, पेशेंट को इतना वेट ना कराया जाए कि जिससे इस्कीमिया हो जाए। लेकिन इफ देयर इज ए कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन बट नो एविडेंस ऑफ इंटेस्टाइनल इस्कीमिया, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन इस्कीमिया के कोई एलिमेंट्स नहीं हैं, तो इट इज़ रीजनेबल टू डेफर सर्जरी अनटिल द पेशेंट हैज़ बीन एडिक्वेटली रिससिटेटेड। इसमें एक जो नई चीज़ आ गई, वो कहते हैं कि आप उसको, अगर इस्कीमिया नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है कि गट स्ट्रैंगुलेट हो जाएगी, परफोरेशन हो जाएगी, तो फिर आप उसको क्या करें, पेशेंट को हाइड्रेट करें, फ्लूइड रिप्लेस करें, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करें, उसके बाद सर्जरी करें। Where obstruction is likely to be secondary to adherence, conservative management में भी कंट्रीब्यूट। एडियंस के जब वैसे पहले पेशेंट के कोई सर्जरी हुई है, अब वो आ गया ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, तो जिसमें आप समझ रहे हैं कि ये उस सर्जरी की वजह से एडियन बने हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। उनको एनपीओ, नथिंग पर ओरल एडमिशन करके, और फिर उनको आईवी फ्लूइड्स, और उसमें अगर कोई और पेन किलर, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो उस पर रखते हैं। और मैनी टाइम्स इन ए डे और टू वो जो है जो एडियंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट इज़ रिलीव्ड। इसी तरह इफ द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज अननोन, अच्छा, अगर आपको सर्जरी करनी पड़ती है तो फिर सर्जरी के लिए इंसिजन कौन सा है? इंसिजन इज द मिड लाइन इंसिजन, दिस इज द इंसिजन ऑफ चॉइस। अगर आपको सर्जिकली ओपन करके देखना है लेप्रोटमी में, ट्रीटमेंट सर्जिकल है, तो द बेस्ट इंसिजन इज द मिड लाइन इंसिजन, बिकॉज ऊपर नीचे ये आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तक पहुंच सकते हैं। Assessment is directed to the site of obstruction, the nature of the obstruction, viability of the cut. तो आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं कि साइट क्या है, वो प्री ऑप भी आप देखने की कोशिश करते हैं, और एक्सरे की पिक्चर से अंदाज़ा लगाते हैं, पेशेंट के साइन सिम्टम से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इसका प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन है, और नेचर ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, पैरालिटिक आइलियस है या डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर गट जो है वायबल होगी या स्कीमिया हो चुका हुआ है, ये सारी चीज़ें आप असेसमेंट में देखते हैं। स्मॉल गट की इंस्ट्रक्शन है, जब आपने मिड लाइन इंसिजन दिया
तो आप क्या करेंगे, आप जो स्मॉल बाउल को सारी को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद दैट गिव्स यू एक्सेस टू दी साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, और उसको कवर कर देते हैं विद ए मॉइस्ट स्वैप। गॉज को गीला करके, स्वैप को गीला करके उसको कवर रखते हैं, और उसको ऊपर ज़्यादा उसको बोझ नहीं डालते। वेट दी वेट ऑफ द फ्लूइड फिल्ड बाउल सपोर्टेड, उसको सपोर्ट करके रखते हैं, उसको लटकने नहीं देते। अगर लटकने देंगे, फ्लूइड फिल्ड बाउल है, लटकने से उसके क्या होगा, ब्लड सप्लाई टू दी मिजेंट्री इम्पेयर हो जाती है। तो उसको कवर करके रखेंगे और सपोर्ट करके रखेंगे। ऑपरेटिव डीकम्प्रेशन, जो आपके जैसे पहले बात हुई थी कि डिस्टेंडेड जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे डीकॉम्प्रेस। ठीक है, परफॉर्म व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक है, लार्ज बाउल ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं, या समटाइम्स नीडल से भी सीकम वगैरह के एरिया को गैस होती है उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। और जो है इसी तरह अगर इंटेस्टाइन खोल के उसको डीकम्प्रेस करना पड़े ताकि फर्दर डिस्टेंशन की वजह से इस्कीमिक डैमेज ना हो गट को, तो समटाइम्स यू अवॉइड के अगर उसको खोलना ना पड़े, नेरोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन हो जाए, तो दैट इज़ फार बेटर। ओरोगैस्ट्रिक या नेरोगैस्ट्रिक, दैट इज़ फार बेटर। आप उसको जो कंटेंट्स हैं उनको मिल करते हैं टूवर्ड द स्टमक, और स्टमक से फिर एक ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। तो लेकिन ये जो भी आपने करना है उसमें आप मेजरमेंट करनी है कि कितना आपने एस्पिरेट किया है, ताकि उसको आपने बाद में रिप्लेस भी करना है। Rarely decompression using the Savage decompressor within a seromuscular pursing suture may be required। एक pursing से एक decompressor अंदर डाल के भी sometime very rarely ये करते हैं। The type of surgical procedure required will be dependent upon the cause of obstruction, division of adhesions। तो क्या आप प्रोसीजर करना चाहते हैं, एक है एंटेरोलाइसिस। एंटेरोलाइसिस का क्या मतलब है, एडियंस को आप करते हैं डिवाइड। दूसरा है एक्सियन, वो अगर कोई गैंग्रीनस पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उसको एक्साइज करके एनास्मोसिस कर देते हैं। दूसरा है बाईपास, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी है जिसको एक्सियन आप नहीं करना चाहते तो आप उसको बाईपास सर्जरी कर देते हैं। या फिर प्रॉक्सिमल डीकम्प्रेशन। प्रॉक्सिमल डीकम्प्रेशन है कि आइलियोस्टमी वगैरह कर दी प्रॉक्सिमल, तो ताकि वो डीकम्प्रेस हो जाए। तो इस तरह के ये जो सर्जरी कौन सी आप करना चाहते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन दी कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो वायबिलिटी, जैसे आप खोलते हैं एब्डोमेन को, फिर आप देखते हैं गट की वायबिलिटी कैसी है। और अगर आपको कोई डाउटफुल हो, थोड़ा सा हॉट पैक्स में उसको रैप करते हैं फॉर 10 मिनट्स विद इंक्रीज ऑक्सीजनेशन। एनेस्थेसिस को कहते हैं, इनको ऑक्सीजन ज़रा ज़्यादा दें। और अगर कलर और शीन ऑफ दी गट गेट्स बेटर और पेरिस्टाल्सिस भी अगर उसमें आ गई हैं तो यू आर हैप्पी कि ये गट इज़ वायबल। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है कि वायबिलिटी नहीं है, तो फिर डाउट के केसेस में अगर आपको ये है कि अगर गट को ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो शॉर्ट बॉल सिंड्रोम, शॉर्ट बॉल ना रह जाए, कोई बहुत थोड़ी गट पीछे ना रह जाए, तो अगर ये ख़तरा ना हो तो आप उसको रिसेक्शन एनास्मोसिस कर देते हैं। जहाँ पे ख़तरा हो शॉर्ट बॉल सिंड्रोम का,
उसमें फिर आप कोशिश करते हैं एक्सरसाइज ना करें, आप उस वक्त वेलोस्टमी करके कुछ करके उसको बंद कर दें और फिर 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद दोबारा आके देखें कि कितनी गट बची हुई है और कितनी जो है वो ब्लैक हो गई है, तो जो फिर गैंग्रीनस है उसको निकाल दो। तो डाउटफुल केस में ये पॉलिसी है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, intestinal ischemia reperfusion injury has been described following reperfusion of ischemic bowel with remote lung injury, कि अगर आप जो है उसमें गट जो है गट काफ़ी कुछ इस्कीमिक थी, आपने उसको रीपरफ्यूज़ किया, उसको कोशिश की कि दिस इज सेव्ड, लेकिन उस इस्कीमिया की वजह से उसके अंदर काफ़ी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बन चुके हुए थे और वो जब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो वो लंग्स में इन्फ्लेमेशन करेंगे, न्यूमोनाइटिस करेंगे, किडनी में करेंगे, इधर उधर जाके इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो सर्कुलेशन में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए वल्वुलस विद एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन हो चुकी है वल्वुलस में, तो अगर आप उसको डीटॉर्शन करना चाह रहे हैं तो डीटॉर्शन से पहले आपने उसको, इन्फेक्शन तो हो गई है, स्ट्रैंगुलर गैंग्रीनस तो हो गया हुआ है, अब उसको डीटॉर्शन ना करें, उसको खोलने से पहले आप क्लैंप्स लगा लें ताकि अगर उससे कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं तो वो सर्कुलेशन में ना जाए। तो इस ये दैट इज व्हाट वी मीन। वो when no resection has been undertaken, there are multiple ischemic areas. तो इस सेकेंड लोकल लेप्रोटमी एट 24 to 40 आवर्स जैसे मैंने पहले बताया। तो रॉ एरियाज को मोमेंटम के साथ आप कोशिश करते हैं कवर कर दें। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन वायबल एंड नॉन वायबल गट क्या है? सर्कुलेशन और जनरल अपीयरेंस और मस्कुलेचर। जो वायबल गट है उसमें मस्कुलेचर फर्म है और नॉन वायबल में फ्लैपी, थिन एंड ट्राइबल है। पेरिस्टालसिस वायबल में आपको नज़र आती हैं और नॉन वायबल में पेरिस्टालसिस कोई नहीं होती। जो जनरल अपीयरेंस जो है वायबल में शाइनी है लेकिन नॉन वायबल में डल है, लस्टरलेस है, आपको पता चल जाता है कि ये डल सा लुक है इसका और दिस इज़ नॉट वायबल इंटेस्टाइन। सर्कुलेशन है, डार्क कलर बिकम्स लाइटर, विजिबल पल्सेशन इन मेजेंटेरिक आर्टरीज, आपको नज़र आती हैं मेजेंटेरिक आर्टरीज में पल्सेशन है। नॉन वायबल गट में डार्क कलर रिमेन्स डोमिनेंट एंड नो डिटेक्टेबल पल्सेशंस। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नाउ सो कॉमन, तो उसमें क्या कि पोर्ट साइट हर्निएशंस भी उसमें भी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं कि बड़े पोर्ट्स हैं, अगर 5 mm का पोर्ट है तो वहाँ गट लूज रहते हैं और रिक्टर्स टाइप ऑफ हर्निया बन जाता है। तो उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ये एक डिसएडवांटेज है। दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं पोर्ट साइट हर्निएशन के, या हायर बॉडी मास है, अगर पेशेंट मोटा है और हैवी वेट है, बॉडी मास ज़्यादा है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, या ट्रोकार आपका बड़ा है, या आपने ड्यूरिंग सर्जरी उसमें बाद में उसको एक्सटेंड किया था इंसिजन को, तो उसमें रिक्टस टाइप ऑफ हर्निया फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देखें, एक पिक्चर है बैंड एडियन कॉजिंग क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये बैंड नज़र आ रहा है और इसको आप फिर आप
ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर रहे हैं. The radian should be freed by sharp dissection from the junction to the cecum. ऊपर से शुरू हो गए डीजे से आप सीकम तक आते जाते हैं और जहाँ जहाँ कोई डीएन है उनको आप ब्रेक करते जाते हैं. लेप्रोस्कोपिक एनालिसिस में बी कंसीडर्ड इन हाईली सिलेक्टेड केसेस, जहाँ पे कोई सर्जन लेप्रोस्कोपिक सर्जन बहुत ही समझदार है, उसमें फिर आप एक्सपीरियंस है, समझदार से बड़ा एक्सपीरियंस है और नोज द एडवांस लेप्रोस्कोपिक स्किल्स, तो उसमें लेप्रोस्कोपिक एनालिसिस की भी कोशिश की जा सकती है. सो ट्रीटमेंट क्या है? इनिशियली ट्रीट कंजर्वेटिवली. क्या प्रोटोकॉल है ये लिखा हुआ है. इनिशियली ट्रीट कंजर्वेटिवली प्रोवाइडेड देयर आर नो साइंस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन. अगर तो स्ट्रैंगुलेशन के साइन नहीं है तो फिर आप उसको कोशिश करें कंजर्वेटिव शुड रेयरली, लेकिन ये है कि मोस्टली है कि 72 आवर्स से ज़्यादा फिर ज़्यादा कंजर्वेटिव भी आप नहीं कर सकते. अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको उसकी कुछ ना कुछ सर्जिकल करना है. एट ऑपरेशन फिर क्या है कि डिवाइड ओनली दी पॉजिटिव एडियंस एंड लिमिट डिसेक्शन. आप डिसेक्शन कम से कम करें, रॉ एरिया कम बनाएं ताकि इन फ्यूचर दोबारा रिकरेंट एडियंस ना बने. सिरोजा के जो टीयर्स हों उनको आप रिपेयर करते जाएं साथ साथ और उनको इनवेजिनेट कर दें. तो इसी तरह कोई डाउटफुल वायबिलिटी का कोई पैच है आपको, तो उसको फर्स्ट रिंग लगा के उसको इनवेजिनेट कर दें, उसको फर्स्ट रिंग सूचर स्टिच के साथ अंदर की तरफ उसको इनवेजिनेट कर दें. लेप्रोस्कोपिक एनालिसिस इन द हैंड्स ऑफ एडवांस. तो लेप्रोस्कोपिक एनालिसिस कौन करेगा? जो वेरी एक्सपीरियंस सर्जन है. ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन काज्ड बाय एडियंस. अगर रिकरेंट है, बार बार हो रही है, तो क्या करते हैं फिर? सेवरल प्रोसीजर्स में भी कंसीडर्ड इंक्लूडिंग रिपीट. एक तो यह है कि आप दोबारा फिर जाएं, दोबारा उसको एनालिसिस करें, दोबारा एडियंस को ब्रेक करें. दूसरा है ये जो कुछ पुराने ज़माने में करते थे, नोबल प्लाइकेशन, चाइल्ड पिल्स, ट्रांसमिजेंडर प्लाइकेशन आजकल नहीं करते. इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन ये भी नहीं होता, हिस्ट्री में भी है लेकिन आजकल नहीं करते. लेप्रोस्कोपिक आप ट्राई कर सकते हैं और या फिर रिपीटेड एनालिसिस करेंगे. ये देखें एक पिक्चर है, वॉल इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम बैंड कंप्रेशन विद एन एब्जॉर्बेबल सीरोमस्कुलर सूचर. उसको ओवरस्यून, उसको व्हेन वॉल इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम बैंड कंप्रेशन, उसको was oversewn to the seromuscular sutures. एक और टाइप की है ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो पोस्ट ऑपरेटिव जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दो टाइप्स की हो सकती है. एक तो है कि अर्ली डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है, या दूसरी है फिर पैरालिटिक आइलियस से ही पेशेंट आउट नहीं हुआ. तो डिफरेंशिएशन बिटवीन persistent palliative alias and early mechanical obstruction may be difficult. In the early postoperative period, mechanical obstruction is more likely. अगर तो पहले बाउल साउंड आपने सुन लिए थे, बाद में बाउल साउंड बंद हुए हैं, तो इसका मतलब कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन थी. और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्टली है कि इनकम्प्लीट होती है एंड देन मेजॉरिटी सेटल विद द कंटिन्यूड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. तो इसके अलावा फिर पैरालिटिक आइलियस है, तो वो भी कंजर्वेटिव, अगर पेशेंट को एनपीओ रखते हैं कुछ देर, तो वो भी पेशेंट की
मूवमेंट्स वापस आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई सेप्सिस है, पेरिटोनाइटिस है, अंदर कोई लीकेज है, पोस्ट ऑपरेटिव इंट्राएब्डोमिनल सेप्सिस इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव obstruction. CT scanning with the oral contrast is particular value. गैस्ट्रोग्राफ एनिमल्स वगैरह भी कर सकते हैं, ये भी हमने पहले देख लिया। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरसेप्शन, इसमें एनीमा से भी ट्राई किया जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, सर्जरी से फिर आप जाके इंटरसेप्शन को रिलीव करते हैं। और ये है किस तरीके से उसको जो डिस्टल पार्ट को स्क्वीज़ करते हैं वहाँ से, to showing the method used to reduce interception। ठीक है, तो इसी तरह जो ये हम करें reducing the terminal part of the interception। एक मिनट, एप्पल पील, जेजनम बॉल, एट्रीजिया। बच्चों में एट्रीजियास जो हैं वो एक ऑब्स्ट्रक्शन की बड़ी काज हैं, और एट्रीजियास की पीडियाट्रिक सर्जन्स में सर्जरी करते हैं, और उसमें एलियोस्टमी या टेम्पररी स्टोमा वगैरह बनाते हैं, या परमानेंट स्टोमा है, या जेजनोआइलियल एट्रीजिया है। तो डिफरेंट सर्जरीज हैं मुख्तलिफ एट्रीजियास की। ड्यूडेनल एट्रीजिया है, जेजनोआइलियल एट्रीजिया है। तो बच्चों में यानी ऑब्स्ट्रक्शन कंजेनिटल भी हो सकती है। मेकोनियम आइलिस एक बहुत कॉमन कॉज है बच्चों में। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो ये उसमें क्या करते हैं फिर आप गैस्ट्रोआइलियल एनास्मोसिस कर देते हैं, बाईपास सर्जरी कर देते हैं, एंट्रोसाइड आइलियोस्टमी कर देते हैं, या फिर उसको आइलियम को स्टोमा बना के एलियोस्टमी कर देते हैं। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या कॉजेज हैं उसकी किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर उसमें मैनेजमेंट ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की क्या है कि contraindications to immediate dissection include moribund patient, advanced disease या inexperienced surgeon। अगर कंजर्वेटिवली ठीक नहीं होता तो इसमें फिर सिगमेंट वॉल्वुलस है, किस तरह ये देखें उसको डीरोटेट कर रहे हैं, सिकल वॉल्वुलस है, ठीक है, इस तरीके से उसको करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सिगमेंट वॉल्वुलस, सिकल वॉल्वुलस, ठीक है। पॉल मिकुलस ऑपरेशन है फॉर इंटेस्टाइनल ग्रॉस वॉल्वुलस, डिस्टेंशन इन्वेस्टिगेशन हैं। और फिर क्रॉनिक लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें प्रिंसिपल्स क्या हैं, in the presence of large bowel obstruction, a single contrast water soluble enema और CT। तो ये है या तो वाटर soluble एनिमा दे के उसमें थेराप्यूटिक और डायनेमिक दोनों कोशिश कर सकते हैं, और या फिर CT स्कैन आजकल ज़्यादा किया जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन में। और कॉजेज़ क्या हैं, इंट्राल्यूमिनल है, इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है, ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं। मोस्टली जो है ना लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की एक बड़ी, मैं आपको बता दूँ कि कार्सिनोमा इज द मेजर कॉज, ठीक है। तो फिर कॉम्प्लिकेशन है स्टोमास की, ये देखिए स्टोमल स्टीनोसिस हो गया और उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया लार्ज बाउल का, तो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है। इन्फेक्शन काजेज वही हैं, इन्फेक्शन है, पैरेटिक आइलिस है, मेटाबॉलिक है, पोस्ट ऑपरेटिव है, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये है
लार्ज बाउल की, ठीक है। तो फैक्टर्स एसोसिएटेड विद सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, मेटाबॉलिक है, सीवियर ट्रॉमा है, शॉक है, इडियोपैथिक है, सेप्टिसीमिया है, तो रेट्रोपेरिटोनियल इरिटेशन है, ड्रग्स हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो ये लार्ज बाउल के भी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वही हैं जैसे स्मॉल बाउल में हम करते हैं डायग्नोसिस के भी, और उसको अगर सर्जिकल करना है, कंजर्वेटिव करना है, दी प्रिंसिपल्स आर दी सेम। थैंक यू वेरी मच। चलिए।